नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मटर की फसल कम समय में किसानों को ज्यादा फायदा देती है, पर पुराने तरीके से खेती करके किसान इससे ज्यादा फायदा उठाने से चूक जाते हैं। अगर किसान मटर की वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो पैदावार और मुनाफे को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अभी अगेती मटर की खेती के लिए सही समय चल रहा है, तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वे कौन कौन सी बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल। जैसा कि आज हम लोग जिस बात पे बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय पे, वो है कि सब्जियों वाली मटर की कैसे खेती की जाए वैज्ञानिक विधि द्वारा, कौन कौन से प्रभेद का कैसे चयन करें। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो सब्जियों वाली मटर की खेती है वो बेसिकली जो मुख्यतः हम लोग ठंडी के मौसम में लगाते हैं। ठंडी के मौसम में लगाते हैं तो हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना है उस चीज के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, जब बात आती है दलहनी सब्जियों की तो किसी भी मौसम या किसी भी क्षेत्र में सब्जी वाली मटर पहले नंबर पर होती है। मटर एक खास सब्जी की फसल है जिसका हरी अवस्था में फलियों के रूप में सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। सब्जी वाली मटर की खेती हमारे देश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसकी बुआई मैदानी इलाकों में अगस्त के अंतिम पखवाड़े से अक्टूबर तक करना फायदेमंद होता है। लेकिन इस फसल से अधिक आमदनी के लिए अगेती फसल के रूप में इसकी बुआई अगस्त के अंतिम पखवाड़े से सितंबर तक की जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये वातावरण कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट कैसा है। तो ठंडा होना चाहिए। अब मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का हम लोग कैसे चयन करते हैं कि मिट्टी हमारी दोमट और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नमी पर्याप्त मात्रा में कैसे हो इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना है कि मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके उसको हम लोग मुट्ठी से बांधते हैं। अगर बांधने के बाद वो किसी आकार ले लेता है तब समझिए कि हमारा मिट्टी पर्याप्त है। खेत का पलेवा करके एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब उसमें हम लोग कौन कौन सी रासायनिक चीज या फिर कौन कौन सी उर्वरक चीज को मिलाएंगे, तो उसमें हम लोग को मिलाना है कंपोस्ट। 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नत्रजन हमें लेना है तो नत्रजन 50 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग लेते हैं। फॉस्फोरस और पोटास दोनों को हमको 60 kg 1 हेक्टेयर के लिए हमें लेना है, जिसमें यूरिया की 20 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 25 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 25 से 30 दिन की खड़ी फसल में करें। अब आगे आते हैं कि हम लोग मटर का खेती में कौन कौन सा प्रभेद का चयन करें। तो मटर की खेती में 3 प्रभेद आते हैं, अलग अलग समय पे उनका लगाया जाता है। अगर आगात प्रभेद की बात करते हैं तो आगात प्रभेद में हमारा अर्का मशहूर है, अर्का निर्मल है। उसके बाद हम लोग जो मध्यकालीन, जो मध्य समय में जो लगा सकते हैं, उस प्रभेद में आता है आजाद मटर और अर्का संपर्ण। अगर हम लोग पिछात मटर की बात करें कि पिछात प्रभेद अगर चयन करना चाहें तो पिछात प्रभेद में हमारा आता है पंत उपहार और जवाहर मटर 21। बीज दर हमारा क्या होगा, हम लोगों ने प्रभेद का चयन कर लिया, सही समय भी निर्धारित हो गया, लेकिन बीज दर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके लिए हमें 40 से 50 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में सब्जियों वाली मटर की बीज को लेना है। बीज को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करके बीजों की बुआई करें।
अब हमें आते हैं इसको लगाना क्या कैसे है। तो बीज दर खेत हमारा तैयार हो गया है। हमें लगाने के लिए क्या करना है कि हमें अगर रेस्ड बेड प्लांटिंग के साथ लगाते हैं, नॉर्मली जो किसान भाई जो हमारे जो पुरानी पद्धति थी उसमें हम लोग क्या करते थे, मटर की छिड़काव कर देते थे, जिससे नो डाउट उपज होता था। लेकिन अगर हम लोग उसको रेज बेड प्लांटिंग करते हैं, कहने का मतलब कि मिट्टी को उठा करके जैसे आलू की खेती करते हैं उस टाइप से करें, तो हमारा पैदावार ज़्यादा होगा। उसमें हमें क्या करना है, अगर हम लोग की लेबर के द्वारा लगवाते हैं या फिर और हायर्ड करके, तो हम लोग को जो कल्टीवेशन कॉस्ट होगा उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, लागत ज़्यादा होगा। उससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, मशीन द्वारा उसका रेस बेड बनाना है। रेस बेड बनाने के लिए जो 2 रेस बेड जो हमारा बेड बनेगा, उन दोनों बेड की जो दूरी रखना है वो 1.5 से 2.25 फीट की दूरी लगभग रखें। अब हमें बीज बुआई के लिए जो हमारा कितना गहराई में बीज जाना चाहिए, तो एक बीज की गहराई हमारी जो होनी चाहिए वो 1.5 से 2 इंच तक का होना चाहिए। अब बीज से दूसरे बीज की दूरी की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग 4 से 5 इंच की दूरी रखते हैं। इससे हमारा मटर अच्छा पैदावार देता है और रोग बीमारी लगने का भी संभावना कम रहती है। किसान भाइयों, फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी दवा की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल काफी हद तक खरपतवारों से बची रहेगी और बढ़वार अच्छी करेगी। अब अगर इसकी लास्ट सारी पैकेज प्रैक्टिस करने के बाद इसका जो हमारा यील्ड आता है वो 50 से लेकर के 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की हमारी उपज होगी, जिससे एक अच्छी आमदनी हो सकती है। भारत में कुपोषण को दूर करने में मांस और अंडा काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में पोषण होता है और इसलिए बाजार में इनकी मांग भी बनी रहती है। अगर आप भी मुर्गियों का पालन कर रहे हैं तो इनसे अधिक लाभ लेने के लिए आप मुर्गियों का आहार प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, आइए इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद से। आज हम मुर्गियों में खासतौर से संतुलित आहार की बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जीव जंतु को एक संतुलन के लिए एक उम्र के हिसाब से, जैसे कोई बच्चा है तो उसे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, कोई बड़ा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 चीज़ हमारे भोजन में उपलब्ध होता है और उसे हम उसी हिसाब से देते हैं। कि अगर आप अंडे देने वाली मुर्गियां रख रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार का दाना दिया जाता है। पहला स्टार्टर, जो कि 2 महीने तक दिया जाता है। दूसरा दाना जो होता है वो बढ़वारी दाना कहा जाता है, यानी कि ग्रोअर। तो ग्रोअर दाना कहते हैं, जिससे कि मुर्गियों का शरीर का बनावट बढ़वार उससे होता है, और ये हम कम से कम 9वें सप्ताह से लेकर 19 सप्ताह तक देते हैं। तीसरा प्रकार का जो दाना होगा वो है लेयर दाना। तो लेयर दाना में क्या है कि अब मुर्गियां 20 सप्ताह के बाद अंडे देना प्रारंभ करती हैं, तो उसके दाने में हमें कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अंडे का छिलका जो बना होता है वो कैल्शियम का बना होता है। तो हमें इस प्रकार के एक संतुलित आहार बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला है चिक राशन। इस राशन को बनाने के लिए मक्का 50 किलोग्राम, सोयाबीन मील 16 किलोग्राम, खली 13 किलोग्राम, मछली का चूरा 10 किलोग्राम, राइस पोलिश 8 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक आधा किलोग्राम मिलाकर बनाते हैं। दूसरा राशन है ग्रोवर या वर्धक राशन। इस राशन को बनाने के लिए मक्का 45 किलोग्राम, सोयाबीन मील 15 किलोग्राम, खली 12 किलोग्राम, मछली का चूरा 7 किलोग्राम, राइस पोलिश 18 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक आधा किलोग्राम मिलाकर बनाते हैं। तीसरा है लेयर राशन। यह 20 से लेकर आगे के सप्ताह तक दिया जाता है। इसे बनाने के लिए मक्का 48 किलोग्राम, सोयाबीन मील 15 किलोग्राम, खली 14 किलोग्राम, मछली चूरा 8 किलोग्राम, राइस पॉलिश 11 किलोग्राम,
खनिज मिश्रण 3 किलोग्राम और नमक आधा किलो मिला करके बनाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। और अगर ब्रॉयलर मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो उसमें 2 तरीके का दाने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर जगह पर अभी जैसे ब्रॉयलर पालन हो रहा है तो वहाँ संतुलित आहार देने के लिए तो स्टार्टर और फिनिशर 2 तरह की बात हमने कहा। तो आजकल बाज़ार में जो रेडीमेड दाना खिला रहे होंगे उनके पास प्री स्टार्टर करके भी आता है। तो स्टार्टर दाना या प्री स्टार्टर दाना जो चूज़ों को देते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे बढ़वाड़ी बढ़ती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके का दाना देने की ज़रूरत है। और आप 3 सप्ताह तक इसे देने के बाद आप चौथे सप्ताह से आप फिनिशर दाना देने लगते हैं। तो फिनिशर दाना में क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा कम होती है और एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है। मुर्गियों के लिए दिन के 24 घंटे पानी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके दरबे में और मैदान में 2 से 3 स्थानों पर पानी पीने के लिए स्थिर बर्तन रख सकते हैं। मुर्गियों को हमेशा स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं ताकि मुर्गियों की बढ़वाड़ ठीक से हो सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बारिश का मौसम पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में भले ही हरे चारे की अधिकता हो, लेकिन आमतौर पर अधिकांश चारा दूषित या विषाक्त होता है, जिसका सेवन करने से पशुओं को कई प्रकार की पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में अपने पशुओं को इन समस्याओं से कैसे बचाएं, जानते हैं जिला मधुबनी के पशु चिकित्सक डॉक्टर शशांक शेखर से। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद पानी की कमी से वृद्धि रुक जाती है और चारा मुरझाकर सूखने लगता है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत बरसात के दिनों में जल भराव के कारण चारा कई प्रकार से दूषित होता है। जैसे बरसात में हरा चारा परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। कभी कभी जो है बरसात के मौसम में चूँकि बरसाती चारे जो पानी में डूबा हुआ रहता है, चूँकि 100% जो है चूँकि उसमें कीड़ा जो होता है बरसात के पानी में जो तैरता है कीड़ा, जिसको अभी चूँकि हम लोग का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है जिसमें लीवर फ्लू का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उसका अंडा जो है सो वो एक घोंघा जो होता है बरसात के समय निकलता है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट है। और वो घोंघा जो अंडा छोड़ता है तो वो घास के पत्ते पर जमा हो जाता है। वही घास किसान बंधु काट के खिलाते हैं, वो पनपता है और वो मवेशी के अंदर चला जाता है। वहाँ से वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके सेकेंडरी सिम्टम देता है और वही एक कारण है मवेशी के बीमार होने का। या जो गांव घर में जो है भूसा रखते हैं या धान की लेवारी रखते हैं, तो उस केस में होता क्या है उसमें फंगल ग्रोथ ज़्यादा होता है। धूप नहीं लगने के कारण जो है सो वही चारा जो है सो किसान बंधु अपने मवेशी को खिलाते हैं और वो भी एक फर्मेंटेशन का काम करता है और गैस बनाता है। और चूँकि गैस का एक अपना बायंसी प्रेशर होता है, उस केस में भी जो है सो पेशाब पैखाना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यूरिया उपचारित चारे के अधिक सेवन से भी पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए एक निश्चित मात्रा में ही यूरिया उपचारित चारे के प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो इन सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं या इसके विपरीत पशु को गोबर नहीं हो पाता और कभी कभी तो पशुओं की मौत भी हो जाती है।
से हम लोग की एक सलाह है कि बरसात के मौसम में हो सके तो चारा जो है, जो डूबा हुआ बरसाती चारा है, उसको ना खिलावें। जो चारा मॉइस्चर युक्त है, जिसमें फंगल ग्रोथ है, उसको जो है सो ना खिलावें। उसमें से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि धूप निकलने के बाद उसमें उसको झाड़ के थोड़ा सा यूरिया का उपचार करते हुए उसको खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ खाना खिलाइएगा तभी हमारी मवेशी स्वस्थ रह सकती है। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमि नाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्तता हो गई हो तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर ठंडा पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। साथ ही 100 से 200 मिलीलीटर एसिटिक एसिड सिरका 2 से 5 लीटर पानी में मिलाकर पशु को पिलाएं। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। बढ़ने पर होता क्या है, जैसे इस मवेशी के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं कि अगर सबसे पहला हम लोग का ये था कि पेट में गैस है, तो गैस जो है चूँकि रूमिनल गैस है, तो उस गैस को हम लोग, चूँकि ये गैस आगे की तरफ प्रेशर डालेगा तो वो लंग्स पे ही प्रेशर डालेगा। लंग पे प्रेशर डालेगा तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर के ज़्यादा चांस होती है। तो हम लोग का फर्स्ट मोटो होता है गैस को किसी तरह रिलीज़ करवाना। वो चूँकि गैस पीछे से पास नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग रूमेन को ही पंक्चर करके और गैस को बाहर निकालने की कोशिश किए हैं और गाय को रिलीफ देना, ये चीज़। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी उपचार करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ लग्जेटिव देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस तरह का लक्षण पता करने से ही हम लोग अंतिम अंजाम पे पहुंचते हैं कि एक्चुअली गाय को क्या हो सकता है, उसी के अनुरूप हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बीरमपुर, जिला भोजपुर के कृषक अनूप सिंह ने। ये सोलर पंप सिस्टम पर जानकारी चाहते हैं। तो अनूप सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो वर्षा से जो बारिश होती है वो उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी पे आधारित है। हमारे जो कृषि कर रहे हैं वो लोग उसी के पे आधारित हैं। उसके बाद मैं इन चीज़ों में बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर एक ये हो गई, ये 3-4 मेजर कंपोनेंट से एक बैटरी लगा। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है, जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको एचपी आपको मिलेंगे 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 एचपी तक के आपको पंप मिल सकते हैं। उसमें आपका आप किस तरीके का पंप लगा रहे हैं, कितने एचपी का पंप लगा रहे हैं, आपका इस पे लागत डिपेंड करेगा। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 एचपी का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि डीसी मोटर, ये मैं डीसी मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं
और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है, इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रेकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रेकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूं तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस आपको जो सोलर पैनल है जहाँ पे आप लगाए हैं वहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर लगाना है, जो कि आपको हर लगभग 15 दिन पे, जो अगर उन पे पैनल्स पे धूल जम जाए तो आपको उससे बस हटा के साफ करना है 15 दिन के अंदर। और इसमें आपको फिर बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो उनके आप लगभग सुबह 9 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक लगातार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में। एवं इससे क्या होगा कि अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, डीजल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसानों को जो है खर्च भी थोड़ा कम आता है इसमें। हालांकि शुरुआती दौर में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखें, लॉन्ग रन तक, तो इसमें जो है वो आपको खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, उल्टा किसान को फ़ायदा ही होता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी आपको दो जगह से आप मिल सकता है। एक तो आपको भारत सरकार देती है, जो कि पीएम कुसुम योजना के तहत देती है। इसमें आपको 90% योगदान मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा हो गया हमारा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी एक योजना के तहत देती है, बिहार सौर ऊर्जा क्रांति योजना, बिहार सौर क्रांति योजना के तहत आपको देती है। इसमें आपको बिहार सरकार से आपको 75% अनुदान मिलता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।